नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी साथियों को स्वागत है आपके अपने चैनल वैकेंसी लेवर में। तो दोस्तों, आपका जो अंतिम संघर्ष बैच चल रहा है, इसके अंतर्गत आपकी साइंस का डेली मैं आपका टॉपिक वाइज साइंस करा रहा हूँ, जिसमें कि आपका ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है, जो कि एक वीडियो और आएगी इसकी। और दोस्तों, आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसमें एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा परीक्षा में, क्योंकि दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट बन सकते हैं या फिर जितने परीक्षा में आज तक पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इससे होगा ये कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो दोस्तों, इसमें आपकी अच्छी बात क्या है कि मैं जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो आपके रेलवे में आए हों या फिर एसएससी में या फिर जो यूपी की अन्य परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उनको मैं इसमें कराता हूं, जिससे कि आपको मतलब एक भी क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटने वाला आपकी रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा में। चाहे आप हेड रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, चाहे सहायक रेडियो ऑपरेटर की या फिर कर्मशाला कर्मचारी की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपकी क्लास नंबर 3 होने वाली है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर मैं डेली का डेली पीडीएफ डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, इसमें आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें कि आपके सामने 4 राशियां दी गई हैं और इसमें आपके मात्रक भी दिए गए हैं 4। तो आपको मिलान बनाना है, मतलब किस राशि को किस मात्रक में नापा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेथोस्कोप की, तो दोस्तों आपको पता होगा स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, यानी कि 3 नंबर पे आपको एक और ए को लाना है। तो ए पर आपको 3 लाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा और बाकी की आपको मात्रक पता होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। रक्त दाब मापने के लिए यंत्र का नाम है, यानी कि रक्त दाब किस यंत्र से नापा जाता है। तो दोस्तों, आपका जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, उससे आपका रक्त दाब नापा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 44 नंबर क्वेश्चन पर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश की तीव्रता किस उपकरण से नापी जाती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जो आपका लक्स मीटर होता है ना, इसी से आपकी प्रकाश की तीव्रता नापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें दिया गया है रडार प्रयोग में आता है, यानी कि रडार किसके प्रयोग में आता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रडार की फुल फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि आरआरबी जेई की जो भी परीक्षा हुई थी जो 2018 में, उसमें रडार की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो दोस्तों, आपको ये रडार की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, और रडार में बेसिकली होता क्या है, आपको इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल गया होगा कि ये रेडियो तरंगों का यूज करके वस्तुओं को डिटेक्ट करता है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी इसमें दिख रहा होगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि रेडियो तरंगों का यूज करके ये वस्तुओं को डिटेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें कि आपको कुछ यूनिट दी गई हैं और उनके मात्रक दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है सभी को। तो दोस्तों, इसमें आप सबसे पहले आप एमीटर का तो आपको पता ही होगा, एमीटर से क्या नापते हैं, जो आपकी विद्युत धारा होती है उसको एमीटर से नापते हैं। तो ए पर आपको 3 लाना है, यानी कि ए पर आपको 3 लाना है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों, कल वाली क्लास में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, मतलब रिक्टर पैमाना किस लिए यूज में लाया जाता है। तो दोस्तों, आपका जो रिक्टर पैमाना होता है वो भूकंपी, जब आपका भूकंप आता है तो उनकी एम्पलीट्यूड को नापता है रिक्टर पैमाना। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। मतलब ताप को तो सेल्सियस में नापते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आर एच गुणक ये दोस्तों आर एच फैक्टर बोलते हैं इसको, जो कि ब्लड से संबंधित होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और किलोवाट आवर विद्युत, तो दोस्तों ये ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई भी बोलते हैं, किलोवाट घंटा को यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, एक यूनिट को 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो रिक्टर पैमाना होता है वो दोस्तों आर्द्रता से कोई भी संबंध नहीं होता है इसका। रिक्टर पैमाना होता है भूकंप से ये संबंधित होता है, और दोस्तों आर्द्रता नापी जाती है आपकी हाइग्रोमीटर से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर।
इसमें भी आपको सम्मिलित करना है, यानी कि आपकी सबसे पहले तो जो राशि दी गई है भूकंप, तो दोस्तों आपको भूकंप बताना है कि भूकंप किससे संबंधित है, और दोस्तों ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई किससे संबंधित है, और विद्युत धारा और प्रतिरोध। तो दोस्तों ये आपको चारों मिलान करने हैं। तो दोस्तों इसमें आपकी चार राशियां दी गई हैं और उनके मात्रक भी दिए गए हैं, यानी कि सबसे पहले आपको बताना है कि भूकंप को किस में नापते हैं। तो दोस्तों भूकंप को मापते हैं सिस्मोग्राफ में, एंड ऊंचाई को नापते हैं अल्टीमीटर में। दोस्तों आपको पता होगा कि जो मतलब एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनमें अल्टीमीटर का यूज किया जाता है हाइट को नापने के लिए, एंड विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है, एंड प्रतिरोध को नापने के लिए ओम का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको किस तरह से सेलेक्ट करना है, यानी कि डी पर देखना है 4 कहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों डी पर 4 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें दिया गया है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या चीज़ अपरिवर्तित रहती है ये आपको बतानी है। तो दोस्तों आपका जो घनत्व होता है ना, मान लीजिए आपके पास अभी 1 लीटर पानी है, ठीक है दोस्तों, और जिसका घनत्व कुछ भी हो, अब वही पानी आप 2 लीटर कर लीजिए, लेकिन उसका घनत्व तो उतना ही रहेगा ना, घनत्व चेंज होगा नहीं दोस्तों, उसका आयतन चेंज हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर किसी बाल्टी में आपने 1 लीटर पानी पहले भरा था, 2 लीटर डाल दोगे तो उसका आयतन थोड़ा बढ़ जाएगा दोस्तों, उसका भार भी बढ़ जाएगा, द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, लेकिन घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें दिया गया है कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है, तो जो आपके सीवी रमन जो थे, उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आपको दिया गया था 1930 में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1930 में आपको दिया गया था सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। अब बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें कि दिया गया है निम्नांकित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है, सबसे पहले तो आपको जो चीज़ आती है उसको सबसे पहले मतलब हैंडल करिए। तो दोस्तों इसमें आपको जो सिस्मोग्राफ दिया गया है, तो दोस्तों जो आपका सिस्मोग्राफ इसमें दिया गया है ये दोस्तों गलत दिया गया है, क्योंकि दोस्तों सिस्मोग्राफ से अभी मैंने बताया था कि भूकंप की तीव्रता नापते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो आपका मैनोमीटर होता है उससे दाब नापा जाता है, और जो कार्बोरेटर होता है दोस्तों, तो दोस्तों जो आपके इंजन होते हैं ना, आंतरिक दहन इंजन, उसमें कार्बोरेटर का यूज किया जाता है। चाहे आपका दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दोस्तों आपके डीजल इंजन में किस चीज़ का यूज होता है, तो उसमें कार्बोरेटर का यूज होता है, एंड आपका जो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन दोनों में इसका कार्बोरेटर का यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों तरह के इंजन आंतरिक दहन इंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें हृदय गति की, तो दोस्तों कार्डियो जो वर्ड होता है दोस्तों, वो स्पेशली हृदय के लिए ही होता है। मतलब आपको कहीं भी अगर कार्डियो वर्ड दिख जाए तो उससे समझ जाना कि ये हृदय से संबंधित कुछ है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो आपका गलत आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्यूरी किसकी इकाई है ये आपको बतानी है। तो दोस्तों क्यूरी इकाई है आपकी रेडियो एक्टिव धर्मिता की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें कि आपको मिलान करना है फाइदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर। तो दोस्तों अभी मैंने आपको अल्टीमीटर के बारे में बताया था। अल्टीमीटर ऊंचाई नापता है, एंड हाइग्रोमीटर नापता है वायुमंडलीय आर्द्रता, एंड बैरोमीटर नापता है वायुमंडलीय दाब, और फाइदोमीटर मापता है समुद्र की गहराई। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन किस तरह से सेट करने हैं, सबसे पहले तो 4 पर देख लीजिए डी कहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन में आ रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर आपका 2 पर आना चाहिए, यानी कि सी आना चाहिए 2 पर, यानी कि ये डी ऑप्शन में आपका सी 2 पर आ रहा है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, जिसमें कि 3 से 4 यूनिट दे रखी होंगी। लेकिन दोस्तों आपको सेट किस तरह से करना है, मतलब जो आपको आ रहा है ना उसको सबसे पहले आप टैकल करिए। तो दोस्तों इसमें आपको 4 राशियाँ दी गई हैं, जिसमें कि बताना है आपको कि आइसो बार की दोस्तों, आइसो बार से वायु दाब नापा जाता है आपका, एंड आइसो हाइट से वर्षा नापी जाती है,
और दोस्तों आपकी आइसो बाथ से गहराई नापी जाती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो आपको आइसो हेलाइन होता है उससे बर्फ़ का कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों इसका गलत आंसर जो होगा वो आपका सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है, यानी कि जो फ्रिक्शन और जो दोस्तों स्नेहक होता है उसका अध्ययन किस ब्रांच में करते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों ट्राइबोलॉजी जो आपकी ब्रांच होती है उसमें घर्षण और स्नेहक का अध्ययन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा जी जो थे, तो दोस्तों उनको परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा जी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें सतीश धवन भी दिया गया है। दोस्तों ये इसरो के इसरो के जनक के रूप में माने जाते हैं, या फिर अंतरिक्ष विज्ञान के जनक सतीश धवन जी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब समय मापक विज्ञान है, तो दोस्तों समय का मापन किस विज्ञान में करते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो आपकी होरोलॉजी होती है ना, उसमें उसको समय विज्ञान भी बोलते हैं, होरोलॉजी को। अब बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। तो दोस्तों आपका 59 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइबरनेटिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है। तो दोस्तों ये आपका साइबरनेटिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब बात करते हैं वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन की आपको एक थ्योरी पता होगी जो कि उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दी थी। और दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें कि दिया गया है कि 61 नंबर क्वेश्चन, भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। मतलब बिल्कुल अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ना, क्वांटम मैकेनिक्स, तो दोस्तों इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं कि 62 नंबर क्वेश्चन की, क्यूसिक में क्या नापा जाता है? तो दोस्तों आपका जो क्यूसिक होता है ना, इसमें नापते हैं जल का बहाव। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है ये आपको बताना है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र, तो दोस्तों जो आपका साइटोट्रॉन होता है ना, इससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मिलान बनाना है पूरा। 4 यूनिट दी गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिस यूनिट को आपको पता है वो सबसे पहले उसको टिक करिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि दाब को बार में नापा जाता है, एंड क्यूसिक को अभी मैंने बताया था प्रवाह की दर नापी जाती है। और दोस्तों बाइट जो होती है वो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित होती है, यानी कि ये एक तरह की मेमोरी का सबसे छोटा पार्ट होता है। और एक बाइट इज इक्वल टू एक बिट इक्वल टू 8 बाइट होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों रिक्टर पैमाना जो होता है उससे भूकंप की तीव्रता नापते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टीफन हॉकिंस एक। तो दोस्तों बताना है स्टीफन हॉकिंस कौन थे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। इनको पैरालिसिस हो गया था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के रूप में उभरे थे उस टाइम पे। तो दोस्तों अभी स्टीफन हॉकिंस जो हैं वो दोस्तों आपको वैज्ञानिक हैं ये, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट भी हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? आपको बताना है कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो आपके बायोलॉजी से एंड फिजिक्स दोनों से संबंधित हैं। तो दोस्तों आपके जो जगदीश चंद्र बोस थे वो दोस्तों फिजिक्स एंड बायोलॉजी दोनों से संबंधित वैज्ञानिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो दोस्तों एस चंद्रशेखर के लिए नोबेल पुरस्कार आपको बताना है किसके लिए मिला था। तो दोस्तों आपकी जो नक्षत्र भौतिकी होती है ना, इसके लिए आपको एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सही मिलान करें। तो दोस्तों इसमें आपको फिर से मिलाना है, यानी कि आपको सबसे पहले जो चीज़ पता है उसको देखिए। एम्पियर को धारा, मतलब धारा को एम्पियर में नापते हैं, ये आपका A/2 आ जाएगा। एंड वाट को नापते हैं आपका, सबसे पहले आप इसमें प्रतिरोध देख लीजिए, यानी कि प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। एंड आपका जो विभवांतर को आप देख लीजिए वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये 3 मैच कर ली, सभी को मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब दोस्तों इसमें आप देख लीजिए, मतलब वाट का तो आपको सामर्थ्य पता ही होगा, लेकिन आपको सभी सारी की सारी मैच नहीं करनी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए कि आपको 6 पर F चाहिए, यानी कि 6 पर F। तो दोस्तों 6 पर F आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो परीक्षा में दोस्तों इसी तरह से आप पेपर सॉल्व करना, बहुत आपका समय बचेगा और दोस्तों आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1 न्यूटन का बल बराबर होता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डाइन एक सीजीएस पद्धति का मात्रक है एंड न्यूटन आपका एमकेएस पद्धति का मात्रक है। अब 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों बोलोमीटर आपको बताना है। तो बोलोमीटर एक टेम्परेचर को नापने का ही एक यूनिट होता है। तो दोस्तों इससे आपका टेम्परेचर नापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रडार का आविष्कार किया था। तो दोस्तों रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट बाटसन वाट, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और दोस्तों एक बार एसएससी सीपीओ में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन संबंधित ही रडार होता है। इस वजह से ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि रडार का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट बाटसन वाट ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है, यानी कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है। तो दोस्तों आपका ये त्वरण का मात्रक होता है, न्यूटन प्रति किलोग्राम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि 1 फर्मी मीटर बराबर होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको एक फर्मी वाला कल भी कराया था, आज भी करा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फर्मी वाला। तो दोस्तों फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो ये आपको बताना है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होंगे। तो दोस्तों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं एक प्रकाश वर्ष में, ये आपको ध्यान रखना है। अब 75 क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों की दिशा में गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बादलों की दिशा एवं गति को नापने के लिए नेफोस्कोप का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। 25 क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में डिस्कस किए, और दोस्तों एक क्लास और होगी आपकी यूनिट एंड मेजरमेंट की, उसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे चैप्टर हैं कि इनसे आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है दोस्तों। तो अगली क्लास आपकी कल होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैं इसका PDF डाल दूँगा।